हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, संगीता, सरोज और शांति। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। शांति फर्म से रिटायर हो रही है, मतलब फर्म को छोड़ के जा रही है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वही आपको बताना। तो सबसे पहले इन तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अगर शांति फर्म को छोड़ के जाएगी तो रिमेनिंग पार्टनर संगीता और सरोज प्रॉफिट को कैसे बांटने वाले हैं? क्या क्वेश्चन में कुछ दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब जैसे पहले बांटते थे वैसे ही बांटेंगे। तो न्यू रेशियो हो गई 5:3। अब हमने बेसिक डाटा तो कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया। यहां पर रिवैल्यूएशन करने के लिए कहा है। रिवैल्यूएशन का डाटा आपको दिया है, क्यों दिया है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर भी आप एक तरह से पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो। ये मान के चलते हो कि आपने अपना बिजनेस वाइंड अप किया तो इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगर आप सेटल डाउन कर देते हो, पेमेंट करते हो या बेचते हो एसेट्स को, तो कितना पैसा आपको मिलने वाला है। अगर उनकी वैल्यू से ज्यादा आपको मिलने वाला है तो आपको प्रॉफिट होगा, और कम मिलेगा तो लॉस होगा। तो वो जो प्रॉफिट या लॉस है वो किन के बीच में बटेगा? जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी में बटेगा। करेक्ट है। तो आज की डेट में हम अपने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालने के लिए ये रिवैल्यूएशन करते हैं कि आज के बाद अगर हम इस पार्टनरशिप को आगे नहीं लेके जाते तो आज की डेट में इस बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, उसमें इसका प्रॉफिट का शेयर क्या बनेगा वो निकालना जरूरी है। करेक्ट है। तो आपने जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर समझा था, क्या समझा था? कि रिवैल्यूएशन में हम अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो आपके लिए नुकसान है, और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो भी नुकसान है। कोई ऐसी लाइबिलिटी मिल गई जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, वो भी नुकसान है। तो अल्टीमेटली जितने भी नुकसान वाली चीज है वो कहां लिखोगे? डेबिट साइड पर। और अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, पहले से इंक्रीज होती है, तो आपके लिए फायदा है, मतलब उसको बेचने से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और कोई लाइबिलिटी है जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब जिसकी पेमेंट आपको कम करनी है या नहीं करनी, तो वो आपके लिए फायदा है। अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एक ऐसी एसेट मिल गई जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो एक एसेट आपको मिली ना, जो आप बेचोगे तो आपको पैसा ही मिलेगा, फायदा हो गया। तो जितने फायदे वाली चीजें हैं वो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। और फिर प्रॉफिट है तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। प्रॉफिट कब होता है? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, और उससे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से पार्टनर्स? हमने रेशियो निकाली है दो, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। उसका पर्पस ये था ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि अब आपको ये प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बांटना है। चाहे पार्टनर रिटायर हो रहा है लेकिन उसका भी तो हिस्सा बनता है। तो जितना भी ये प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सबका सब ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। और लॉस होगा तो भी। करेक्ट है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब एक एक एंट्री को पिक करो। यहां पर आपसे जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा है, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा। तो आप रफ साइड पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बनाओगे ताकि आप प्रॉफिट या लॉस की फिगर निकाल सको, क्योंकि उसकी भी जर्नल एंट्री बनानी है। तो फर्स्ट केस है जहां पर फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 12,000, मतलब 12,000 से बढ़ गई। मान लेते हैं आपका फर्नीचर था 40,000 का और वो 12,000 से बढ़ गया तो कितना हो गया? 52,000 का। तो वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपके लिए क्या है? फायदा है। फायदा है तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे। और फर्नीचर की वैल्यू जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें आप 12,000 से बढ़ा करके दिखाओगे, मतलब 52,000 से। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000, ऐसे लिखोगे क्रेडिट साइड पे। 52,000 40,000 कोई फिगर यहाँ दी नहीं है, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था कि मान लेते हैं हमारा फर्नीचर 40,000 का है, 12,000 से बढ़ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 52,000। करेक्ट है। कुछ चीजें हैं समझाने के लिए,
फिगर्स लेनी पड़ती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपके स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई। स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000, मतलब स्टॉक आपका 10,000 से घट गया। मान लेते हैं स्टॉक आपका 30,000 का था और 10,000 से घट गया। उसकी वैल्यू आज की डेट में बेचने पर कितना मिलेगा पैसा, 20,000 मिलेगा। तो ये 10,000 का अगर स्टॉक की वैल्यू घट रही है तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और स्टॉक जिसे आप 30,000 का बुक वैल्यू लेकर चल रहे थे, 10,000 से वैल्यू घट गई तो अब आगे बैलेंस शीट में उसे 20,000 से दिखाओगे, तो स्टॉक आपको क्रेडिट करना होगा 10,000 से। करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आता जा रहा है, क्योंकि स्टॉक जो 30,000 था उसको 10,000 से घटाने के लिए आप क्रेडिट करोगे 10,000, तभी तो उसकी वैल्यू 20,000 बचेगी। नेक्स्ट है आपका मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 50,000, बुक वैल्यू 50,000। बुक वैल्यू का मतलब जो आपने बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दिखाई है वो 50,000 है। इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, उसकी वैल्यू 10% से घट गई। मशीनरी की वैल्यू 10% से घट गई, तो 50,000 का 10% 5,000, तो अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 45,000। अब ये मशीनरी की वैल्यू आपकी 45,000 की रह गई, तो 5,000 से वैल्यू घट गई, नुकसान है। कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 5,000 से और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 से। यहाँ लिखो डेबिट साइड पर 5,000। और अब बैलेंस शीट में आप कितने से दिखाओगे मशीनरी को, 50,000 से नहीं, 45,000 से। करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड। तो 40,000 के जो डेटर्स हैं उस पर 5% का प्रोविजन बनाना है। एक एस्टिमेटेड वैल्यू आप लेके चलते हो कि इतना पैसा मेरा डूब जाएगा, तो ये प्रोविजन बनाते हो आप। जैसे आप रिजर्व्स बनाते हो ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है आपका, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने देखा, या कोई और कंटिजेंसी रिजर्व। उसी तरह से हम अपने बेड डेट्स को एडजस्ट करने के लिए, बेड डेट्स को, उस खर्चे को एडजस्ट करने के लिए पहले से ही एक प्रोविजन बना के चलते हैं कि अगर हमारे पैसे डूबे तो हम इस प्रोविजन के साथ एडजस्ट कर देंगे। करेक्ट। तो वो कितना होगा, 40,000 का 5% 2,000। तो ये एक तरह से आप एक खर्चा डाल रहे, मान के चल रहे हो कि इतना पैसा मेरा डूब जाएगा, तो ये खर्चा है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ डालोगे, डेबिट साइड पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना भी खर्चा है, नुकसान है, कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आपने दिखा दिया 2,000, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट में आप इनर कॉलम में दिखाओगे डेटर्स 40,000 से लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 2,000, एंड आउटर कॉलम में फिर 38,000। सीधा सीधा डेटर्स में से 2,000 माइनस करके 38,000 फाइनल फिगर ऐसे मत दिखाना। प्रोविजन फॉर डेट्स हमेशा अलग से दिखाया जाता है, क्योंकि अब ये फाइनल नहीं हुआ है कि इतने पैसे डूब ही गए हैं। जब आपको बेड डेट्स की फिगर मिलती है, एक्चुअल जो पैसा आपका डूब जाता है उसे आप डेटर्स में से माइनस करते हो। अदरवाइज ये अगर प्रोविजन है तो इसे अलग ही शो करो। इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट, आपका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट मिली आपको 10,000 की जो आपने बुक्स में लिखी नहीं। अब ये तो आपके लिए फायदा हो गया, एक ऐसी एसेट मिल गई 10,000 की जो आपने बुक्स में नहीं लिखी, इसको बेचोगे तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, फायदा है आपके लिए। तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे। और ये एक नई एसेट आपकी रिकॉर्ड होगी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगी 10,000 टू रिवैल्यूएशन 10,000। बैलेंस शीट में आप इसके दिखाओगे 10,000 से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि क्रेडिटर्स 1,000 रुपए से ऐसे क्रेडिटर हैं जो आपसे पैसे लेने आने वाले ही नहीं है। 1,000 रुपए के क्रेडिटर ऐसे हैं जिनको आपको पेमेंट ही नहीं करनी। तो ये क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी घट गई। और लाइबिलिटी घटना क्या है, आपके लिए फायदा है। जब पेमेंट नहीं करनी तो आपके लिए फायदा है ना। तो क्रेडिटर्स अकाउंट आपके 1,000 रुपए से डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप यहाँ लिखोगे क्रेडिट साइड पे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज कहाँ तक, क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिटर्स चाहे आपके कितने भी हैं, मान लेते हैं 10,000 के थे क्रेडिटर्स, अब आप बैलेंस शीट में कितने से दिखाओगे,
1000 कम करके 9000 से दिखाओगे। अब ये सब कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने के बाद आपको चेक करना होता है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। यहाँ देखो क्रेडिट साइड का टोटल आपका 23,000 है और डेबिट साइड का 17,000, मतलब 6,000 का प्रॉफिट है, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स मतलब सभी पार्टनर्स संगीता, सरोज और शांति, बेशक शांति रिटायर हो रही है लेकिन उसको भी इसमें हिस्सा मिलेगा। तो उसका हिस्सा कितना बनता है? 1200, सरोज का 1800 और संगीता का 3,000। ओल्ड रेशो में आपने बांटा। प्रॉफिट है तो क्या होगा? इन तीनों के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, तो अगर हमें बैलेंस करना है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इन सभी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। यहाँ पर 6,000 एंड में दोनों साइड पे टोटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका रिवाइज हो गया, जर्नल एंट्रीज भी रिवाइज होगी। ये टॉपिक आपका रिवाइज हो गया कि रिवैल्यूएशन में मुझे कहाँ और क्या लिखना था। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।